आवाज आ रही है आप लोगों को? स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? ठीक है। ठीक है, अब देखो, एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना। देखो, एक है मधुर और अम्ल और ये लवण। ठीक है, इसको ऐसे बना लो। यहाँ पे हिंदी में लिखा भी गया है। ये क्या करता है? ये करता है, देखो क्या करेगा, ये वात को शांत करने वाला होता है, वात को नीचे ले जाएगा। और जस्ट अपोजिट क्या करेगा, कफ को बढ़ाने वाला होता है। ये मधुर अम्ल लवण की बात की जाए, ये तीन रस क्या करते हैं, वात को, देखो, ये मधुर अम्ल लवण क्या है, वात शामक है और कफ प्रकोपक है, आपस में उल्टा है। और ये कटु तिक्त कषाय क्या है, कफ को शांत करेगा और वात को बढ़ाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहां देख लो, ये जो तीन रस हैं, ये क्या करते हैं, वात को शांत करते हैं। और यही तीन रस क्या करेंगे, कफ को बढ़ाएंगे। और ये वाले जो तीन रस हैं, ये क्या करेंगे, ये वात को बढ़ाते हैं और ये क्या करते हैं, कफ को घटाएंगे। ठीक है, तो यही सारी चीज लिखी गई है ये दोनों लाइनों में। ठीक है, अभी बुक पढ़ोगे तो श्लोक में लिखा रहेगा। पित्त सामक और पित्त प्रकोपक में थोड़ा सा अलग है। इस तीनों को याद कर लो। मधुर तिक्त कषाय, मधुर तिक्त कषाय क्या करता है, पित्त सामक होता है। ठीक है, और जो बाकी तीन बचे रह जाते हैं वो क्या करते हैं, पित्त को प्रकोप करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये तीनों याद पूछा जाता है। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट। यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है कि द्रव्य के भेद। इसको याद करने से पहले एक चीज तुम्हें ध्यान रखना होगा, द्रव्य के भेद कई तरीके से उसको डिवाइड किए जाएंगे, लेकिन उसके किस आधार पे किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखो प्रभाव भेद से। ठीक, दूसरे नंबर पे देखो योनि या उत्पत्ति भेद से। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। अगर तुमसे पूछे प्रभाव भेद से द्रव्य के कितने भेद, तो तीन। किंचित दोष प्रशमनम, कुछ क्या करेंगे, दोष को शांत करते हैं। किंचित मतलब कुछ धातु को प्रदूषित करते हैं, और कुछ स्वस्थ वित्त के लिए हितकारी होते हैं। ठीक है, द्रव्य के तीन भेद, किसके बेसिस पे, प्रभाव भेद से। क्वेश्चन पूछेगा प्रभाव भेद से द्रव्य कितने प्रकार का, तो क्या बताओगे, तीन। ठीक, अगर तुमसे पूछे योनि या उत्पत्ति भेद से, तो भी तीन। ठीक, कौन कौन से, ये देखो, जांगम, औद्भिद और पार्थिव। ये अंदर अंदर ये सब नहीं पूछा जाता है कि जांगम द्रव्य कौन से हैं। अरे जो जानवरों से प्राप्त होगा जांगम हो गया। ठीक है, पार्थिव वाले हो गए जैसे अंदर जो निकलेगा। ठीक है, ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। औद्भिद, औद्भिद द्रव्य फिर चार तरह का होता है। ठीक है, अब ये चार कौन कौन से हैं, एक होता है वनस्पति, एक होता है वानस्पत, एक होता है विरुद्ध और एक होता है औषधि। इसको याद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी डिफिनीशन दी गई है सबकी। ठीक है, वनस्पति किसको बोला, कि फलैर वनस्पति। ठीक है, जिसमें केवल फल आए, जिसमें केवल फल लगते हैं, उसे वनस्पति शब्द यूज किया है। वानस्पत्य मतलब जिसको सुश्रुत ने वृक्ष बोला है। ध्यान रखना, वनस्पति अलग है, वानस्पत्य अलग है। ठीक है, वनस्पति का मतलब जिसमें केवल फल लगे, और जिसमें फल और फूल दोनों लगते हैं, वो क्या कहलाता है, वानस्पत्य कहलाता है या वृक्ष कहलाता है। सुश्रुत का वृक्ष पूछे तो भी यही लगाओगे। ठीक है, और विरुद्ध क्या होता है, प्रतान। प्रतान, प्रतान मतलब लताएं, जैसे कि गुड़ची इत्यादि होता है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विरुद्ध बोलते हैं, विरुद्ध। ठीक है, औषधि, औषधि नहीं है, गलत नहीं दिखा है, ये सही लिखा है, औषधि मतलब औषधि। ये काट दो, ये गलत हो गया, यहाँ पे झूठे ही आ गया है। ठीक है, फल पाक अंत, फल पकने पर अंत हो जाता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विरुद्ध बोल, अरे औषधि बोलते हैं। ठीक है, तो ये चारों की डिफिनेशन तुम्हें याद रखनी है। कैसे याद रखोगे, वनस्पति किसका मतलब,
जिसमें केवल फल लगे। वानस्पत्य मतलब जिसमें फल और फूल दो सुश्रुत ने वृक्ष बोला। विरोध मतलब लताएं प्रतान, और औषधि मतलब फल पाक अंतः। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये इसको ध्यान रखना, वनस्पति वानस्पत्य विरुद्ध और औषधि। अब आ जाओ, एक पूछा जाता है मूलनी कितने होते हैं, फलनी कितने होते हैं। ठीक है, तो मूलनी 16 होते हैं और फलनी 19 होते हैं। कभी कभी जब एग्जाम सेंटर में बैठोगे तो इसी 19 और 16 में भी कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मूल कम होगा, फल ज्यादा होंगे, तो मूलनी की संख्या, मूल वाले द्रव्य जो है वो 16 है और फलनी वाले 19 है। ये 19 कौन 16 कौन कौन से, पहले हम लोग बात करते हैं मूलनी 16 में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है उसको लिखा गया है। वैसे तो 16 के 16 याद करना चाहिए, लेकिन जो बार बार पूछे जाते हैं वही हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो तुम्हें संख्या याद होनी चाहिए कि मूलनी कितने हैं, फलनी कितने हैं। तो मूलनी होते हैं 16 और फलनी होते हैं 19। ठीक, पहले संख्या याद कर ली। अब मूलनी 19 में कौन कौन सा है, तो उनके नाम के साथ में उनके काम भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दो होते हैं जो कि सिरो विरेचन में यूज होते हैं। कौन कौन सा, श्वेता और ज्योतिष्मती। तो इसको याद करने के लिए हम लोग एक कोड याद कर लेते हैं। श्वेता ज्योति नस्य का मूल है। मूल से मतलब ये मूलनी हो गए, और ये नस्य मतलब सिरो विरेचन में दिया जाता है श्वेता और ज्योति। तो ये दो हो गए। वमन के काम में 3 आते हैं। कौन कौन से, वमन के लिए मूल वी व स है। वी से बिंबी, दूसरे व से बचा, और स से सड़पुष्पी। ये 3 क्या करने के काम में आते हैं, वमन कराने के काम में आते हैं। देखो क्वेश्चन कई तरह से घुमा के पूछता है। ठीक है, ऐसे रख देगा, बिंबी है, मूलनी है कि फलनी है। ठीक है, क्या बताओगे तुम, मूलनी है, क्या काम करते हैं इससे, वमन कराते हैं। तो ये 3 और 2 5 याद हो गए, जैसे 16 में से ये 5 याद हो गए तुम्हें। दो कौन कौन से, श्वेता और ज्योति क्या करने के काम में आता है, सिरो विरेचन के काम में आएगा। विवश, बिंबी, वचा और सड़ पुष्पी, ये किस में आता है, वमन कराने के काम में आता है। जो शेष बच जाते हैं 11, वो क्या काम में आते हैं, विरेचन कराने में। हस्ती दंती हेमवती श्यामा त्रिवित, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक श्रेणी, जिसको दंती का बोला गया, प्रत्येक श्रेणी। और एक होता है प्रत्येक पुष्पी। ठीक है, प्रत्येक पुष्पी किसका पर्याय होता है, स्क्रीन नॉट विजिबल, स्क्रीन दिखाई दे रहा है कि नहीं। लट जीरा, ठीक, अपामार्ग होता है, लट जीरा भी होता है। तो अब देखो ये दोनों क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, प्रत्येक पुष्पी और प्रत्येक श्रेणी। क्यों, नाम मिलता जुलता है ना, देखो इसमें भी प्रत्येक है, इसमें भी प्रत्येक है। तो प्रत्येक श्रेणी जो है दंती का पर्याय होता है, और ये किसमें है, ये मूलनी है, और काम इसका क्या है, विरेचन कराने में। जबकि प्रत्येक पुष्पी कहाँ पे है, नीचे देखो, ये रहा, फलनी होता है। अपामार्ग जिसको बोलते हैं, नस्त प्रच्छदने, श्लोक में देखोगे नस्त प्रच्छदने करके आया, इसका मतलब होता है सिरो विरेचन काम आता है। ठीक है, तो अभी तो हम इसकी बात कर रहे थे। पहले मूलनी कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूलनी और फलनी। मूलनी की संख्या 16, फलनी 19। मूलनी में 2 काम में आते हैं, किसमें, सिरो विरेचन में। श्वेता ज्योति नस्य का मूल है, और वमन के मूल विवश हैं। ये 5 हो गए। उसके बाद 11 बचता है, वो सभी 11 किसमें काम में आते हैं, विरेचन में। उसमें एक इंपॉर्टेंट है प्रत्येक श्रेणी, इसको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट आ जाओ, फलनी। इसमें केवल एक जो है अपामार्ग, जो कि सिरो विरेचन में यूज होता है। बाकी जो 8 है वमन वाला, जब तुम कल्प स्थान में पढ़ोगे, ठीक है, तो वहां के 6, ये जो है, मदन जी की इच्छा है धामा को कुक, मदन से मदन फल, जी से जीमूतक, इच्छा से इक्ष्वाकु, धामा से धमार्गो, कु से कुटज, क से कृतवेदन। तो ये 6 हो गए। अभी तुम लोग पढ़ोगे, जब कल्प स्थान पढ़ाऊंगा, तो ये 6 चैप्टर है, 12 चैप्टर है ना, तो उसमें से 6 ये क्या है, इनके नाम पे है, जो कि वमन कराने के काम में आते हैं। और 2 और क्या एक्स्ट्रा याद कर लोगे, त्रपुस और हस्तपर्णी। तो 8 ये हो गया, और एक ये
8 + 1 9 हमें पता चल गया है। एक कौन अकेला? प्रत्येक पुष्पी अपामार्ग, ये किसमें आता है? शिरो विरेचन में। और 8 ये किसमें आते हैं? वमन कराने में। बाकी जो 10 बचे वो किसमें काम में आएंगे? विरेचन कराने में। ठीक है, तो 19 हो जाएगा। तो इसमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट है जिनके नाम लिखे गए हैं। कंपिल्लक है, आरोग्यवध है, ये सब क्या है? फल। आरोग्यवध का फल यूज करते हो ना। कंपिल्लक, अभया, क्लीतक, दोनों प्रकार का, अनूप और स्थलज। ठीक है, तो ये मूलनी और फलनी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ। समझ में आ रहा है? इसी स्पीड से चले ना अभी। पानी पी ले। अभी इस हफ्ते चरक ही पढ़ाऊंगा। अगले हफ्ते से क्या करेंगे? मैं 3 दिन चरक और 2 दिन सुश्रुत। ठीक है, क्योंकि आधा आधा पढ़ाने में जमेगा नहीं। जब पढ़ा रहा हूं तो मतलब कुछ टॉपिक क्लियर होना चाहिए ना। अब 45-45 मिनट पढ़ाने में क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो 3 दिन हफ्ते में चरक और 2 दिन सुश्रुत और 1 दिन हेल्थ प्रोग्राम, 1 या 2 दिन हो जाएगा। और बाकी बॉस पढ़ाएंगे। ठीक है, रवि बॉस पढ़ाएंगे 10 बजे वाले क्लास में। तारीख पढ़ाएंगे और छोटे छोटे जो भी हैं कौमार, वृत्त, रसशास्त्र, द्रव्य गुण सब पढ़ाएंगे। ठीक है, और उसी में जीएस वीएस चलेगा। ठीक है, शेड्यूल अभी बन जाएगा, 16 तारीख के बाद में क्लियर हो जाएगा एकदम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। हम लोगों का क्लियर है, जो जीएस वाले टीचर हैं उन्हीं का नहीं, थोड़ा सा उनका टाइमिंग सेट करना है। बाकी तो हम लोग का तो क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ। देखो महास्नेह, महास्नेह 4 प्रकार। जब तुमसे अगर पूछा जाए महास्नेह कितने हैं? 4 है। अभी स्नेहन अध्याय में पूरा डिटेल में पढ़ोगे। घृत, तैल, वसा और मज्जा, ये 4 क्या बोले गए हैं? महास्नेह बोले गए हैं। क्या काम करते हैं? स्नेहा, जीवन, बल, बड़, उपचय, वर्धना। स्नेहन करने वाला होता है, जीवन देने वाला होता है, बल है, वर्ण है और वृद्धि करने वाला होता है। ठीक है, ये चारों स्नेह के लिए बोला गया। और इनका हम लोग पान में, अभ्यंग में, वस्ती में इत्यादि में प्रयोग करते हैं। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ। लवण के बारे में इसी चैप्टर में दिया गया। और लवण 5 प्रकार का चरक ने बताया है, जिसको हम लोग याद करते हैं 100 से 82। 100 से 82 अभी नीचे दिया गया है। ठीक, इसके कुछ गुण बताऊंगा मैं लवण के, जो इन्होंने चरक ने बताए हैं, उसको याद रखना तुम लोग। ठीक है, देखो लवण क्या होता है? स्निग्ध करने वाला होता है। ठीक है, सामान्य लक्षण लिखा है ना नमक के, अभी श्लोक में मिलेगा ये सब। ठीक है, जिसको हिंदी ना समझ में आएगी वहां पे श्लोक में, किताब में लिखा ही रहता है। ठीक है, तो शरीर को स्निग्ध करने वाला होता है नमक, उष्ण होता है और तीक्ष्ण होता है। ठीक है, ये जो नमक हम लोग खाते हैं, उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, स्निग्ध करने वाला होता है। आगे देखो क्या लिखा गया है। अलेपनार्थ युज्यन्ते, लेपन में भी यूज किया जाता है, स्नेह स्वेद में भी यूज किया जाता है, अधोभार्ग में निरुअनुवासन में यूज किया जाता है, अभ्यंग भोजनाथ सिर विरेचन में यूज किया जाता है। ठीक है, शस्त्र कर्म में यूज किया जाता है, वर्ती अंजन, गुल्मसूल, उदर इत्यादि में भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, वैसे पहली ही लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्निग्ध करने वाला। तो ये नमक के गुण बताए गए हैं, जो चरक सूत्र फर्स्ट में पढ़ोगे तुम लोग, कुछ ऐसे ही देख लेना। आगे देखो, ये 5 प्रकार दिए गए ना, 100 से 82 अभी तुम्हें जो बताया, 100 से 82। ठीक है, अब इनके जो दूसरे नाम है ये पूछे जाते हैं। 100 से हो गया सवर्चल नमक, इसका दूसरा नाम है रूचक और मंथपाक। जरूर याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन पूछ लेता है। ठीक है, ठीक। 100 से 82 में सवर्चल का दूसरा नाम रूचक या मंथपाक है। ठीक है, सैंधव, सैंधव लवण बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको शीत, शिव, मणिमंथ बोला गया है। विड, विड वाला कई बार पूछा जा चुका है ये सब। असुर, द्राविड, ये पूछा गया है। ठीक है, किसका पर्याय है? तो विड नमक को पाक, कृतक, द्राविड, असुर भी बोला गया है। ठीक है, औद्विद, इसको रोमक बोला गया, पूछा उछा नहीं गया। समुद्र, अच्छी व वसीर, समुद्रज बोला गया। यही 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सैंधव और विड वाला। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ। यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, मूत्र बताए गए हैं। तो चरक ने मूत्र 8 प्रकार के बताए। बोला भेड़, बकरी, गाय, भैंस, हाथी, ऊंट,
ज्यादा हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, ऐसे देसी भाषा में मतलब ऐसे नहीं पढ़ते, गाय गाय भैंस भेड़ बकरी, ऐसे याद कर लो। गाय भैंस भेड़ बकरी, ठीक है। अब उसके बाद जो बच जाते हैं उनको याद कर लो। ये हो गया ना, गाय भैंस भेड़ बकरी, ये 4 हो गए। और हाथी है, ऊंट है, ये नाम तो कभी नहीं पूछ, संख्या पूछी गई है तो सिंपल सा है, 8 है, याद कर लेना। भाव प्रकाश ने क्या कहा, बोला कि जो इसमें जो स्टार्टिंग के जो 4 हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी वाले, उसमें स्त्री जाति का इन्होंने बोला मूत्र लेने के लिए। जो लास्ट वाले हैं वो उनके पुरुष जाति का लेने के लिए गए। ठीक। आगे देखो, इन्होंने बताया भाव प्रकाश ने कि सभी स्त्री जाति का मूत्र क्या होता है, लघु होता है, और पुरुष जाति का मूत्र गुरु होता है। इसको याद कर लेना। नेक्स्ट आ जाओ, मूत्र के सामान्य गुण जो बताए जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। अरुक्ष, अरुक्ष का मतलब स्निग्ध होता है ये, ठीक है। ये मूत्र जो होता है अरुक्ष होता है, तुम सोचोगे रुक्ष होता है वो, ठीक है। जैसे नमक को सोचते हो कि रुक्ष है, नहीं, वो स्निग्ध है। उसी तरह ये मूत्र क्या है, यही पूछा गया है, अरुक्ष ही पूछा गया है। बाकी तो सब निकाल लोगे कि तीक्ष्ण होता है, उष्ण होता है, कटु होता है, लवण से युक्त होता है। सुश्रुत और वाग्भट ने बोला है कि कटु रस और लवण अनुरस होता है, ठीक है। सुश्रुत और वाग्भट ने बोला कि वो कटु होता है और लवण क्या होता है, अनुरस होता है। इसमें एक श्लोक दिया गया है मूत्र वाले में, ठीक है, कि पांडु रोग उपसृष्टा नाम उत्तमम सर्म उच्चते। सर्म का मतलब होता है लज्जा नहीं होता है, सर्म का मतलब होता है कल्याण। आयुर्वेद में सर्म का मतलब होता है, आयुर्वेद में मतलब संस्कृत में सर्म का मतलब है सर्मम, ठीक है, तो कल्याणकारी होता है। कि पांडु रोग से जो ग्रसित है उसके लिए ये जो है मूत्र जो होता है बड़ा कल्याणकारी। तो ये श्लोक पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है? क्योंकि ऐसा ही श्लोक आता है जब छू क्षीर पढ़ोगे तुम लोग, क्षीर के सामान्य गुण अभी इसके बाद पढ़ोगे। पांडु रोगे अम्ल पित्ते शोषे गुल्म, ऐसे करके श्लोक आता है। इसमें भी पांडु रोग, इसमें भी पांडु रोग। तो पांडु रोग सृष्टा नाम रहेगा तो क्या लगाओगे, मूत्र लगाओगे। और पांडु रोग अम्ल पित्त रहेगा तो क्या लगाओगे, क्षीर लगाओगे। ये दोनों देखो मिलते जुलते हैं, इसलिए एक साथ में लिखे गए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। उसके बाद ये भी पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, चरक का श्लेष्मणम समेत। ये जो मूत्र होता है कफ को शांत करता है, ठीक है। और क्या लिखा है, समेत पीतम मारुतम च अनुलोमेत, और वायु का अनुलोमन करने वाला होता है मूत्र। कर्षयेत पित्तम अधोभागम। देखो ये जो मूत्र है, जो 3 दोष होते हैं हमारे, वात पित्त और कफ, देखो अगर समझ लिए ना तो श्लोक माने कुछ नहीं होता है, ठीक है। श्लोक भी तुम्हें सही लगेंगे, तो यही श्लोक रख के पूछा जाता है। तो आप पूछा जाता है ये किसके लिए, बोलो किसका गुण है ये, तो आप बताओगे मूत्र का गुण है, ठीक है। तो समेत, श्लेष्मणम समेत कफ को शांत करता है। मारुतम च अनुलोमेत, वायु का अनुलोमन करता है। कर्षयेत पित्तम अधो, कभी कभी इतना ही रख देता है, कर्षयेत पित्तम अधोभागम, कर्ष पित्त अधोभाग। पित्त को नीचे के भाग रास्ते से निकालता है कौन, मूत्र। तो ये मूत्र का सामान्य गुण का ये एक श्लोक ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अगर पूछता है तो निकाल लेना, ठीक है। आगे देखो, सुश्रुत ने त्रिदोष सामक बोला है मूत्र को, जैसा कि चरक ने बोला। वाग्भट ने पित्तवर्धक बोला है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, इसको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, जो अब पढ़ाने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो 8 प्रकार के मूत्र हैं, जो जानवरों के जो मूत्र बताए गए हैं, अब उनके गुण बताए जा रहे हैं, ठीक है। वो गुण पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 8 के अलग अलग गुण, ठीक है। ठीक, 1 मिनट रुक जाओ, पानी पीना थोड़ा। पढ़ाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। हम लोग जो फीस ले रहे हैं बहुत ज्यादा नहीं ले रहे हैं, ठीक। बहुत से लोग
बहुत मैं समस्या बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो 6,000 7,000 रुपये में हम लोग कितने दिन पढ़ाएंगे जब तक एग्जाम नहीं होगा। तो हम लोग मान के भी चल रहे हैं कि 5 6 महीने से पहले तो एग्जाम, 5 महीने से पहले होना नहीं है, ठीक है। 3 लोग पढ़ाएंगे, ठीक, 5 महीने पढ़ाएंगे, 1 घंटा बोलने में मुंह दुखता है, ठीक है। लेकिन फिर भी तुम लोग अब कहते हो तो क्या, किसको किसको समझाए, दिन भर में तो कितना फोन आ रहा है, कितनी क्वेरी आ रही है, सबको सारी जानकारी चाहिए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, वो तो काम है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो सबसे देखो जो 8 प्रकार के मूत्र पढ़े तुम लोगों ने, ठीक। तो सबसे पहला कौन सा है, भेड़। भेड़ के मूत्र का गुण बताया जाता है, तो रस बताया जा रहा है कि उसका रस क्या होता है, तिक्त होता है। रस वाला तो थोड़ा कम पूछा गया है, पूछा जाता है, ये वाला कॉलम ज्यादा पूछा गया है, ठीक है। इस पे कंसंट्रेट करो। इसमें देखो पित्त अविरोधी जरूर याद कर लेना। जो भेड़ का मूत्र होता है पित्त अविरोधी, बस इतना रट डालो। भेड़ का मूत्र जो होता है पित्त का अविरोधी, ठीक। दूसरा बकरी पे आ जाओ। बकरी का ये रस भी पूछा गया है। बकरी के मूत्र का जो रस होता है कसाय मधुर होता है, और ये पथ्य होता है, बहुत बार पूछा जा चुका है, पथ्य। इसका दूध भी पथ्य है और मूत्र भी पथ्य है, जो बकरी है, ठीक है। तो बकरी का जो है मूत्र का जो रस होता है कसाय मधुर होता है, ठीक। और क्या बोला गया, पथ्य होता है। चरक और सुश्रुत दोनों ने बोला है, और सुश्रुत ने बोला काश श्वास पहम, ये बाद में याद करना, पहले चरक का याद करना, ठीक है। चरक ने बोला पथ्य होता है, दोषों को शांत करता है, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, हाथी। हाथी का जो मूत्र होता है वो लवण होता है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, मतलब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं गलत बोल रहा था। मतलब इसका रस अगर नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, ठीक। इसको जरूर याद कर लेना, कृमि कुष्ठी नाम। कृमि और कुष्ठ रोगों में यूज करते हैं हाथी के मूत्र को। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसी तरह का एक श्लोक मिलता है गाय वाले में। देखो कृमि कुष्ठ नुत, कृमि और कुष्ठ को नाश करने वाला, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं, देखो। हाथी के मूत्र का गुण होता है कृमि कुष्ठ नाम, और गाय के मूत्र का नाम होता है, गाय के मूत्र का गुण होता है कृमि कुष्ठ नुत। यहाँ नाम है, यहाँ नुत है, तो दोनों में जब कंफ्यूजन हो तो याद रखना हाथी रखने वाले का नाम होता है, हाथी रखने वाले का नाम होता है। तो नाम क्या आएगा तो क्या लगाओगे, हाथी लगा दोगे, ठीक है। और यहाँ नुत रहेगा तो गाय लगा देना, ठीक। इसमें भी देखो कुष्ठ आया है, तो इसको, अब इसमें भी कुष्ठ है, इसमें भी कुष्ठ है, तो पहला कंफ्यूजन क्या था कि नुत वाला क्या होगा, नाम वाला क्या होगा, तो हमने दूर कर दिया। नाम रहेगा तो हाथी लगा दोगे, हाथी रखने वाले का नाम होता है, और नुत रहेगा तो गाय लगा दोगे। अब कुष्ठ में फंस गया तो वर्ण से निकालो, वर्ण। घोड़े से गिरते पर वर्ण हो जाता है, वाजी नाम। कुष्ठ व्रण विषापहम, ये भी श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक ये इंपॉर्टेंट, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है, ठीक। इसको जरूर याद रखना, बाकी सुश्रुत का बाद में याद करना, पहले चरक याद कर लेना, ठीक है। आगे देखो, आगे और भी दिखा है, गाय का जो मूत्र होता है कंडू को शांत करता है, तो ये बाद में याद करना। लेकिन देखो पित्त अविरोधी भेड़ में, पथ्य बकरी वाले में, नाम वाला कौन, हाथी। व्रण घोड़े से गिरने पे व्रण हो जाता है। नुत किस में आएगा, गाय वाले में। और छठवें पे आ जाओ कौन सा, भैंस। भैंस वाले में ये भी अर्स सोफ उदरकदम, ये श्लोक बहुत बार पूछा गया। अर्स सोफ और उदर रोग नाशक होता है भैंस का मूत्र, और इसका रस होता है क्षार। रस तो बाद में याद करना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पहले अंडरलाइन करा रहा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है ऊट। ऊट की क्या होती है, गर्दन लंबी होती है, तो श्वास काश अर्शोगनम। देखो यहाँ भी अर्शोगनम था, अर्श सोफ उदरगनम था। अर्श सोफ उदरगनम रहेगा तो भैंस लगाओगे, और जैसे ही श्वास जुड़ा तो श्वास से गर्दन पकड़ लेना, तो गर्दन किसकी लंबी होती है, ऊट की। तो श्वास काश अर्शोगनम किसको बोला गया, ऊट को। और खर वाला तो बहुत बार पूछा जा चुका है, 10 बार, क्योंकि ये अपस्मार उन्माद ग्रह विनाशक होता है। अपस्मार में, उन्माद में, और ग्रह नाशक होता है, ये जरूर याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 8 में मूत्र को अगर समराइज किया जाए तो ऐसे याद कर लो। सबसे पहले भेड़ वाले में क्या याद रखोगे,
पित्त का अविरोधी, बकरी वाले में पथ्य, ठीक, हाथी वाले का नाम, कृमि कुष्ठ नाम, और नाम के साथ नुत किस में रहेगा, गाय वाले में, और व्रण किसको होगा, कुष्ठ व्रण विशापहम, गिरेगा घोड़े से तो व्रण हो जाएगा, ठीक है। और गर्दन किसकी होती है, ऊंट की, श्वास का अर्शोगनम, और वैसे रहेगा अर्शोगनम, अर्श सोफ उदरगनम तो भैंस लगा दोगे। और पागलपन में कौन सा यूज करते हैं, गधे का मूत्र, ठीक है। अपस्मार उन्माद ग्रह नाचनम। तो ये जो श्लोक अभी तुमने अंडरलाइन किए क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में मिल जाए। आगे देखो, ये कुछ और मूत्र के बारे में लिखा गया है, नोट करके लिखा गया है, ठीक। एक मिनट रुको, अभी आ रहा हूँ, 1-2 मिनट में। आवाज आ रही है सभी को, स्क्रीन दिखाई दे रहा है। एक बार बता दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा गया ना, मानुष से मूत्रम, ठीक है। जैसे श्लोक रख के पूछा जाता है ना, कि रख देगा ऐसे कि मानुषम, मूत्रम मानुषम च विशापहम, ऐसे श्लोक रख देगा, ठीक है। यहाँ पे अंतर किसका है, च और तू का है, देखो दोनों श्लोक में। ये अष्टांग हृदय का श्लोक है, ये सुश्रुत का श्लोक है। तो मूत्र मानुष च विषापहम, मतलब विष का नाशक होता है मनुष्य का मूत्र, ये हिंदी में हो गया। लेकिन हिंदी तो पूछता नहीं है, श्लोक रख देगा, ठीक है। पहला तो या तो हो सकता है ये मानुष ही हटा दे, मूत्रम च विषापहम, वो कहेगा कि भरो कुछ, तो मानुष से भर दोगे, गधा या कुछ भी और भी कुछ ऑप्शन रख देगा। दूसरा तरीका ये होता है कि ये श्लोक रख देता है, मूत्रम मानुषम च विषापहम। तुमने जिसको याद आया वो लगा दिया, जिसको याद आया सुश्रुत, जिसको याद आया अष्टांग हृदय लगा दिया। लेकिन ध्यान रखना, च रहेगा तो सुश्रुत लगाओगे, तू रहेगा तो अष्टांग हृदय, ठीक। इसी तरह का भाव प्रकाश का भी श्लोक है, नर मूत्रम गरम हंति, गर्भ इसको विनाश करता है, और सेवितम तद रसायनम, और ये रसायन के समान होता है। रक्त पामा हरम तीक्ष्णम सछारम लवण, ये भाव प्रकाश ने ही नर मूत्र के लिए बोला है, ठीक है। भाव प्रकाश ने देखो गोमूत्र के लिए क्या बोला है, कि पुराण कड़ सुल हृतम, पुराने कान के दर्द में भी यूजफुल होता है, ठीक है। और बाकी चीजें बताई छोड़ो। तो ये हो गया मूत्र के लिए, लेकिन ये जो मैंने तुम्हें ये बताया ना, इसको जरूर याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, दूध के, दुग्ध, ठीक है। दूध 8 प्रकार का होता है, ठीक। अब इसमें केवल वही है, गाय गाय भैंस बकरी हो गया, वहां यहाँ पे केवल जो मूत्र में अंतर हो जाता है, वो जो खर था उसकी जगह पे अब स्त्री आ जाएगी, स्त्री दुग्ध के लिए, ठीक है। अब पहला उसको देखोगे, जब चरक पढ़ोगे बुक में, तो उसके सामान्य गुण दिए गए हैं। तो दूध का जो सामान्य गुण होता है, कि जीवनी है, श्रमहर है, श्वास काश निवरण, श्वास काश भी शांत करता है, हंति शोणित पित्तम, रक्त पित्त को भी शांत करता है,
संधान विहतस्य, और जोड़ने का भी काम करता है। और सबसे ज्यादा पूछा हुआ श्लोक ये है, सर्व प्राण भृतम सात्यम सात्म्यम। ऐसा छोटा सा श्लोक रख देगा और आपसे पूछेगा कि ये किसके लिए बोला गया, उसमें बहुत सी ऑप्शन दे देगा जो आपको कंफ्यूजन करे। इस सभी प्राणियों के लिए साथ में होता है, क्या बोला गया है ये क्षीर के लिए बोला गया है, दूध के लिए बोला गया है। इस सभी प्राणियों के लिए ये साथ में होता है। नेक्स्ट आ जाओ। अभी देखो ये वाला श्लोक मिला था ना, पांडु रोगे, और इसके आगे दूसरा कुछ था, ठीक है, वो किसके लिए था, वो मूत्र में था। और ये किसमें, पांडु रोगे अम्ल पित्त, अम्ल पित्त से पकड़ लोगे कि दूध वाले के लिए बोल रहा है। आगे देखो ये क्या बोला गया, योनि शुक्र प्रदोषेषु, योनि रोगों में, शुक्र रोगों में और मूत्र रोगों में हम लोग क्षीर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ श्लोक बताए गए जो इंपॉर्टेंट है, मतलब जो इंपॉर्टेंट है वही यहाँ पे लिखा गया। वैसे तो किताब में ढेर सारी चीजें लिखी गई हैं, ठीक है, लेकिन इतना तो तुम्हें ध्यान ही रखना चाहिए कि ये क्षीर के लिए ये सारी चीजें बोली गई। नेक्स्ट आ जाओ। अब इसमें भी गाय के दूध के गुड़ दिया गया, प्रवर जीवनी नाम क्षीर उत्तम रसायनम, प्रवर जीवनी बोला गया। बकरी का दूध रक्त पित्त अतिसार अग्नम, रक्त पित्त मतलब नहीं ब्लीडिंग जहां पे होता है तो बकरी का दूध पिलाते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्व व्याधि हरप है, सभी व्याधियों का नाशक होता है ये बकरी का दूध। ये दोनों चीजें याद रखना तुम्हें। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्त्री दुग्ध, बहुत बार पूछा गया, इसका आंख में इसको डालते हैं, ये ध्यान रखना है हिंदी में जो मैं बता रहा हूँ, ठीक, वो याद रखोगे तो निकाल लोगे। जीवनी है, भृंगण है, साथ में है, नावन के काम में आता है, रक्त पित्त में यूज होता है। और चरक नहीं बोला, तर्पणम च अच्छी सूलिनम, तर्पण कराते हैं अच्छी सूल में, किसका, स्त्री के दुग्ध के लिए, ठीक है। ये नावन और तर्पण इत्यादि से तुम पकड़ लेना कि स्त्री दुग्ध की बात कर रहा है, ठीक है। आगे देखो सुश्रुत ने भी यही बोला है, नस्य और आस्योतन में भी हितकारी होता है स्त्री दुग्ध, ये वाला भी पूछा गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, ये दूध की बातें हो गई, तो जो इंपॉर्टेंट था उसको लिख दिया गया है। नेक्स्ट आ जाओ। चरक ने पहले ही चैप्टर में षड शोधन द्रव्य बताए, बोला कि 3 का दूध यूज होता है और 3 का छाल यूज करते हैं हम लोग, ठीक। तो उनको नाम के साथ में काम भी याद करना है। जैसे पहला जो 3 है, अस्मंतक है, स्नोही है, और तीसरा कौन सा है, अर्क है। ये तीनों का क्या यूज करते हैं हम लोग, 6 शोधन करने वाले वृक्ष, ठीक है, जिसमें से 3 के दूध यूज होते हैं और 3 की छाल। तो 3 की जो दूध यूज होते हैं, पहला है अस्मंतक, दूसरा है स्नोही और तीसरा है अर्क, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे याद कर लेते हैं, कोड याद कर लो, अस स्नोही अर्क, अस स्नोही अर्क। अस से असमंतक यूज करते हैं हम लोग वमन काम में, क्योंकि इसके काम भी पूछे जाते हैं, ठीक है। पहले तो नाम भी पूछा जाता है कि 3 शोधन के लिए जो क्षीर है वो कौन कौन से हैं, क्षीर यूज किए जाते हैं, अस्मंतक, स्नोही और अर्क। तो अस्मंतक का वमन में यूज करते हैं, स्नोही को विरेचन में, और अर्क का बोथ में, वमन और विरेचन दोनों में, ठीक है। तो ये कोड ऐसे याद कर लोगे, अस अर्स अस स्नोही अर्क, तो निकल जाएगा, नाम के साथ काम भी निकल जाएगा, ठीक है। 3 की छाल यूज करते हैं, पुकृति याद कर लो, पुकृति, पूतिक, कृष्णगंधा और तिलवक, ठीक है। विरेचन कर्म में पूतिक और तिलवक का यूज करते हैं, इसको ध्यान रखना। आगे देखोगे इसी चैप्टर में बताया गया तत्वविद किसको बोला गया है, ठीक है। तो योग वित्त अपि रूप ज्ञस्तमः, मतलब जो क्या जानता है कि योग के बारे में भी जानता है, उसके कैसे यूज करेंगे उसको भी जानता है, वही क्या कहलाता है, तत्वविद कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। श्रेष्ठतम भिषक या भिषक उत्तम के लिए बोला गया है। अब इसमें एक शब्द आता है पुरुषम, पुरुषम भिक्षय, वो श्रेष्ठ भिषक है जो प्रत्येक पुरुष के हिसाब से औषधियों को देता है, ठीक है। हमको इसकी हिंदी भले ना है, यहाँ पे देखो पुरुषम, पुरुषम भिक्षय रहेगा तो श्रेष्ठ भिषक वाला लगाओगे, और पुरुष पुरुष बाद में चला जाए, भिक्षम पहले आ जाए, तो ये आता है चरक सूत्र 13 में स्नेह। स्नेह का प्रयोग प्रत्येक पुरुष पुरुष में अलग अलग करते हैं, वो श्लोक का वहां पे मीनिंग होता है। तो यहाँ देखो पुरुष पुरुष पहले हो, वृक्ष बाद में हो, तो श्रेष्ठ भिषक लगाओगे। वृक्ष पहले हो, पुरुष पुरुष बाद में हो, तो क्या लगाओगे, स्नेह लगाओगे, ठीक है। तो ये दोनों मिलते जुलते हैं, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ। आगे देखोगे इसी चैप्टर में एक श्लोक मिलता है ना,
अज्ञात औषध से हानि और ज्ञात से लाभ। इन्होंने बोला जो अज्ञात औषध है, जिसके बारे में तुम नहीं जानते हो, यथा विषम, वो विष के समान है। यथा शास्त्रम, यथा अग्नि, यथा शनि, यथा शास्त्र नहीं होगा, शस्त्र होगा। ये विष के समान है, शस्त्र के समान है, अग्नि के समान है, शनि के समान। और विज्ञातम अमृतम यथा, अगर उसके बारे में तुम जानते हो तो अमृत है। ठीक है। बहुत से जो पॉइजन होते हैं वो भी तो यूज किए जाते हैं ना दवाओं में, और नहीं मालूम है तो जहर है। तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ। आगे देखो, फिर से वही चीज बताया जा रहा है। योगात अपि विषम, कि अगर सही तरीके से विष को भी प्रयोग किया जाए तो तीक्ष्णम उत्तम भसम भेषजम भवेत। वही तीक्ष्ण विष क्या हो जाएगा, भेषज हो जाएगा, औषधि हो जाएगा। और सही तरीके से नहीं यूज करोगे तो भेषजम च अपि दुर्युक्तम, ये औषध भी अगर गलत तरीके से यूज करोगे तो तीक्ष्ण हो जाएगा। ये श्लोक सब मिलेंगे, इंपॉर्टेंट श्लोक है, लिखा गया इसीलिए। ठीक है। एक इसमें आता है कि मतलब जो मूर्ख वैद्य है या जो क्वैक है, उससे उससे ट्रीटमेंट कराने से आता है अच्छा है। वरम आसी विषम, वर मतलब श्रेष्ठ है, आसी विष पी लो, क्वथित ताम्र, या उबाल का जो तांबे का गोला खा लो, लेकिन कुवैद्य या जो सही वैद्य नहीं है उससे चिकित्सा न करो। तो ये वाला श्लोक भी ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ।